नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बड़ी पते की बात बताई थी। उन्होंने कहा था कि देश के कई राज्य तो ऐसे हैं जहां 50 साल, 40 साल, 30 साल से कांग्रेस सत्ता में ही नहीं लौटी है। देश के कई राज्य हैं जिन्होंने बोर्ड टांग दिया है कांग्रेस के लिए नो एंट्री का। और जरा याद करिए, तमिलनाडु में कांग्रेस की सरकार कब हुआ करती थी, या इंडिपेंडेंटली यानी बिना मोर्चे के अकेले कांग्रेस ने केरल में कब सरकार बनाई थी। पश्चिम बंगाल एक और ऐसा स्टेट है जहां मुझे लगता है कि 33-34 साल तो वामपंथियों की ही सरकार रही, ज्योति बसु की, बुद्धदेव भट्टाचार्य की। 2011 से लगातार ममता बनर्जी सरकार में है। तो कितने साल हो गए पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस को सरकार बनाए हुए। इसके अलावा अगर हम हाल के 2-3 दशक की बात करें, यानी 20 से 30 साल की, तो गुजरात में आप याद करिए कांग्रेस की सरकार कब बनी थी। उसी के नक्शे कदम पर इधर मध्य प्रदेश चल निकला है। हाँ, 2018 में जरूर वहां पर कांग्रेस की सरकार आ गई थी, 3 स्टेट में बन गई थी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में। लेकिन कमलनाथ की सरकार बहुत जल्दी अंदरूनी झगड़ों के चलते ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपमानित करने के सवाल पर ढह गई थी, गिर गई थी। और वहां फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई थी शिवराज चौहान के नेतृत्व में। और इस बार जब चुनाव हुए थे 2023 में दिसंबर में, तो राजस्थान भी हाथ से गया, छत्तीसगढ़ भी हाथ से गया, और 2022 में पंजाब चला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये कहना था कि अब तो हालत ये हो गई है कि किसी राज्य में अगर ये सत्ता में आ भी जाते हैं तो 5 साल बाद लोग इनको धक्के मार करके सत्ता से बाहर निकाल देते हैं। ये सिचुएशन कांग्रेस की क्यों हुई है? क्या कभी कांग्रेस पार्टी ने, इसके कर्ता धर्ताओं ने आकलन किया है, आत्ममंथन किया है, चिंतन किया है कि ये हो क्यों रहा है? और भारतीय जनता पार्टी जिन राज्यों में कभी एब्सोल्यूट पावर में नहीं थी, यानी कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं हुआ करती थी, वहां अगर तीसरी बार निरंतरता में सरकार बना रही है, तो ये विपक्षी दलों के लिए भी, राजनीति के विद्यार्थियों के लिए भी, शोधार्थियों के लिए भी एक शोध का विषय है, अध्ययन का विषय है कि ऐसा क्यों हो रहा है। वैसे तो राजनीति में कोई एक तय फार्मूला हर स्टेट पर लागू नहीं होता है। हर स्टेट पर कुछ अलग तरह के फार्मूले लागू होते हैं, अलग तरह की रणनीतियां बनानी होती हैं, अलग तरह की समस्याएं होती हैं, अलग तरह के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और दूसरे समीकरण होते हैं। लेकिन हम तो ये देख रहे हैं, और खास तौर से जब से ये राहुल गांधी के हाथ में कांग्रेस का सब कुछ लेना देना, बर्बाद करना आया है, तब से वो हर राज्य में जाकर के अडानी अंबानी, अडानी अंबानी, अडानी अंबानी, इसके अलावा वो कोई बात करते ही नहीं है। तो हर स्टेट में उनका ये फार्मूला है, और ये फार्मूला लगातार फेल हो रहा है। तो फिर कांग्रेस में उनको कोई समझाने वाला क्यों नहीं है कि किसी राज्य के चुनाव में अडानी अंबानी कोई मुद्दा कैसे हो सकते हैं भाई? राज्य के मुद्दों की बात करो ना।
या जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं दूसरे, जिन पर आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, अगर सोच सकते हैं तो। समझ कितनी है ये तो अब प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है, क्योंकि इतनी विफलताएं, इतने चुनाव ये कांग्रेस पार्टी को हरवा चुके हैं कि अब उनकी गिनती भी मुश्किल होती जा रही है। तो अगर आप ठंडे दिमाग से सोचें कि भाई ऐसे कौन से मुद्दे हो सकते हैं जिन पर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी घेर सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी को भी और राज्य के नेतृत्व को भी। और किसी राज्य में अगर 10 साल किसी की सरकार रही हो, तो वहाँ लोगों के बीच में जाकर के उन मुद्दों की पहचान करना कोई बहुत मुश्किल काम तो है नहीं। लेकिन अगर आपने फ्रैंचाइज़ी दी हुई हैं अलग-अलग राज्यों में, अलग-अलग लोगों को भी और संगठनों को भी और आंदोलनजीवियों को भी, तब तो आपका कुछ हो नहीं सकता एक्चुअल में। आप किसी एक को फ्रैंचाइज़ी देंगे, जैसे मध्य प्रदेश की कमलनाथ को दे दी थी, राजस्थान में अशोक गहलोत को दे दी थी, हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दे दी। अलग-अलग राज्यों में अगर आप एक-एक किसी चेहरे को पकड़ कर के और बाकी लोगों को अनदेखा कर देंगे, अलग-थलग कर देंगे, अपमानित कर देंगे और उनकी राय पूछेंगे ही नहीं। अलग-अलग मुद्दों पर भी, कैंडिडेट को लेकर के भी, तमाम चीज़ों में आप उनकी लगातार अनदेखी करते जाएँगे, उनका अपमान करते जाएँगे, तो फिर वही होगा जो अभी हरियाणा में हमने देखा है। कैप्टन अजय यादव, जो 6 बार के एमएलए रहे कांग्रेस कांग्रेस के, उनके पिताजी भी 1952 में पहली बार कांग्रेस के टिकट पर चुने गए थे। यानी 3 पीढ़ियाँ जिनकी, उनके पिताजी खुद कैप्टन अजय यादव 6 बार जीते ही नहीं हैं, बल्कि राज्य में कैबिनेट मंत्री रहे हैं और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वित्त मंत्री भी रहे हैं। ऐसे कैप्टन अजय यादव अगर किसी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते हों और वहां से आप उनके बजाय राज बब्बर को बाहर से ला करके चुनाव लड़वाएं, तो इससे ज्यादा अपमानजनक स्थिति किसी नेता की क्या होगी। आप ओबीसी ओबीसी तो करते हैं, आप दलितों की बात करते हैं, गणना जाति गणना की बात करते हैं, लेकिन अपनी ही ओबीसी लीडरशिप के साथ आपने अतीत में क्या आचरण और व्यवहार किया है। इनसे पहले एक और इसी बेल्ट के दक्षिण हरियाणा के ही राव इंदरजीत सिंह भी कांग्रेस पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे और ये लगातार तीसरी बार है जब वो केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री बने हैं। तो वही राव इंदरजीत सिंह जो ओबीसी से हैं, वो आपकी पार्टी छोड़ करके चले गए। अब कैप्टन अजय यादव छोड़ करके चले गए। इससे ठीक पहले चौधरी बंसीलाल, जो कभी इंदिरा गांधी के करीबी सहयोगी हुआ करते थे और आंख मूंद करके इंदिरा गांधी उन पर भरोसा करती थी। उनको विकास पुरुष का तमगा दिया गया है हरियाणा में काम करने के मामले को लेकर के। 70 के दशक में मुख्यमंत्री बना दिए गए थे, बड़े युवा अवस्था में। बंसीलाल खुद कांग्रेस में बहुत लंबे समय तक रहे। बाद में जब उन पर भजनलाल को तरजीह दी गई, उनकी अनदेखी की गई, तो वो भी कांग्रेस पार्टी छोड़ने को मजबूर हो गए थे। बाद में तो भजनलाल ने भी कांग्रेस छोड़ी। और हालत क्या है? आज की तारीख में अगर बात करें, तो चौधरी बंसीलाल की पुत्रवधू किरण चौधरी, वो भी कांग्रेस पार्टी छोड़ गई। हरियाणा के विधानसभा चुनाव से कुछ ही महीने पहले कांग्रेस पार्टी छोड़ करके चली। उनकी बेटी श्रुति चौधरी, जो एक बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रही हैं भिवानी से, उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। और आज स्थिति क्या है? किरण चौधरी को तो भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा में भेज दिया और अभी तोशाम से किरण चौधरी की बेटी यानी बंसीलाल की पोती श्रुति चौधरी जब जीती,
तो उनको कैबिनेट स्तर का मंत्री हरियाणा में बना दिया। इसी तरीके से राव इंद्रजीत सिंह जो केंद्र में मंत्री हैं, उनकी बेटी आरती राव पहली बार एमएलए चुनी गई और उनको भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है नायब सैनी सरकार में। और ये पहली बार है साहब। भारतीय जनता पार्टी में तो ये रीति नीति, ये परिपाटी, ये परंपरा अभी तक नहीं थी कि किसी परिवार का कोई एक व्यक्ति अगर सेंटर में है, यानी मंत्री है, तो उनके परिवारजन को किसी को राज्य में भी मंत्री बना दिया जाए। लेकिन किरण चौधरी राज्यसभा सदस्य, उनकी बेटी हरियाणा में कैबिनेट मंत्री। केंद्र में राव इंद्रजीत सिंह तीसरी बार मंत्री, स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री, उनकी बेटी राज्य में कैबिनेट मंत्री। भारतीय जनता पार्टी में ये लंबे समय से एक बहस का विषय रहा है और मुझे लगता है कि ये जो बदलाव अभी हमें हरियाणा में देखने को मिल रहे हैं, इसका पार्टी के भीतर इसलिए किसी ने विरोध नहीं किया कि कई नेताओं के जो सुपुत्र हैं, वो लंबे समय से पार्टी की सेवा कर रहे हैं और जीत भी रहे हैं। जैसे राजनाथ सिंह के बेटे हैं पंकज, वो जीत रहे हैं, लेकिन उनको इसलिए मंत्री नहीं बनाया गया कि भाई केंद्र में उनके पिताजी डिफेंस मिनिस्टर हैं, पहले गृह मंत्री थे। अब कम से कम हरियाणा से एक शुरुआत की गई है और मैं इसको इसलिए गलत नहीं मानता हूं कि राजनीति में कई बार क्या होता है कि बहुत ज्यादा आदर्शवादिता, सिद्धांतवादिता बड़ी भारी पड़ जाती है। डॉक्टर साहब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा पश्चिमी दिल्ली से जीते थे और रिकॉर्ड मतों से जीते थे। दिल्ली में इतने रिकॉर्ड मतों से कोई नहीं जीता था जितने से प्रवेश वर्मा जीते, लेकिन उनको केंद्र में वो सम्मान नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए था। अगर उनको यहां मंत्री बना देते तो आप स्थितियां परिस्थितियां कुछ दूसरी देखते। और मैं ये नहीं कहता कि जो जाटों के एक वर्ग ने 13 महीने तक यहाँ खाड़ा जमाए रखा दिल्ली के आसपास, फिर वो नहीं होता, ऐसा नहीं है। लेकिन एक मैसेज देने की बात होती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जाटों को मैसेज नहीं दिया था। 3-3 राज्यपाल इस कम्युनिटी के पहली बार किसी सरकार ने बनाए। भाई जगदीप धनखड़ को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बना करके भेजा, जो राजस्थान से आते हैं, जाट कम्युनिटी से हैं। आचार्य जो अपने गुजरात के गवर्नर हैं, उनका नाम में भी एकदम दिमाग से निकल गया, वो देवव्रत, वो वहां के राज्यपाल बना करके भेजे गए। सत्यपाल मलिक को बिहार का राज्यपाल बना करके भेजा गया था। 3 जाटों को राज्यपाल बना करके भेजा गया। और उसके बाद आप देखिए, जगदीप धनखड़ को प्रमोट करके उपराष्ट्रपति बनाया गया और मनोहर लाल खट्टर की सरकार में ही 3-3 जाट मंत्री, कद्दावर जाट मंत्री, वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु बनाए गए थे। इसके अलावा ओम प्रकाश धनखड़ बनाए गए थे। एक और मंत्री थे, 3-3 मंत्री जो है उसमें भी बनाए गए थे। तो समय समय पर बनाए गए हैं। लेकिन इस बार की जो घेराबंदी की गई थी कांग्रेस की, बहुत सोच समझ करके की गई थी और शायद नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दिमाग में ये बात थी कि जिस तरीके से बहुत सारे राज्यों से अस्थाई विदा की गई है कांग्रेस, उसी तरीके से अब हमें हरियाणा में भी इसका बोरिया बिस्तर बंधवाना है। ये बहुत माइन्यूटली चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। जब से योगेंद्र यादव जैसे लोग जो हैं वो बड़े नेता बना दिए गए हैं, बन गए हैं कांग्रेस में जाकर के,
और अजय यादव, कैप्टन अजय यादव और राव इंदरजीत सिंह जैसों को किनारे लगा दिया गया है, खुड्डे लाइन लगा दिया गया है। तो इनकी समझ में आ गया था, यानी मोदी और शाह की और जो इनके रणनीतिकार हैं, कि बस ये समय है जब कांग्रेस को दक्षिण हरियाणा में ठीक तरीके से मात दे दी जाए। और आप जरा रिजल्ट उठा करके देखिए, दक्षिण हरियाणा से कांग्रेस का लगभग सफाया हो गया है, लगभग सफाया हो गया है। और अलग-अलग बेल्ट में भी यही हाल है। यहां तक के जाट, जिसको हार्डकोर जाट लैंड कहा जाता है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिल गई हैं। अगर 9 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं तो 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने भी जीती हैं। तो ये शो करता है कि किस तरह की रणनीति बनाई गई थी। अब आप ये देखिए साहब, जो मंत्री इस बार बनाए गए हैं, इनमें एक पंजाबी है, अनिल विज, एक वैश्य है, विपुल गोयल, एक राजपूत है, श्याम सिंह राणा। ओबीसी, ये जो ओबीसी का राग अलापते रहते हैं ना राहुल गांधी, ओबीसी, दलित, जातीय जनगणना हम करा के रहेंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता है। आप ओबीसी के साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं, ये तो राव इंदरजीत सिंह के परिवार जानते हैं, या अब कैप्टन अजय यादव का परिवार जानता है। और कैप्टन अजय यादव ने जो ट्वीट किया था, उसमें भी उन्होंने साफ तौर पर लिखा था कि ये जो एआईसीसी का ओबीसी डिपार्टमेंट का मुझे चेयरमैन बनाया गया है, ये झुनझुना है और कुछ भी नहीं है। और उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। जो उन्होंने इस्तीफा भेजा था मल्लिकार्जुन खड़गे को, और केवल ओबीसी, एआईसीसी ओबीसी डिपार्टमेंट के चेयरमैन पद से इस्तीफा नहीं दिया, कांग्रेस से भी इस्तीफा दे दिया। उनको लोकसभा का टिकट नहीं दिया गया, उनके बेटे को दिया गया, तो उनका बेटा भी हार गया। और उन्होंने कहा कि मेरे साथ पिछले 2 साल से लगातार गलत व्यवहार पार्टी के भीतर हो रहा है। ओबीसी की मैं बात कर रहा था। मनोहर लाल खट्टर जब हटे, तब ओबीसी चेहरे को ही चीफ मिनिस्टर बनाया गया हरियाणा में। और हम क्यों भूले जा रहे हैं मध्य प्रदेश में मोहन यादव, वहां भी तो एक ओबीसी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया था जब शिवराज चौहान को केंद्र में लाने की तैयारी हो रही थी। चीफ मिनिस्टर ओबीसी। इसके अलावा राव नरवीर सिंह ओबीसी, आरती राव ओबीसी, रणवीर गंगवा ओबीसी, और राजेश नागर जो फरीदाबाद के तिगांव से दोबारा जीत करके आए हैं। तो आपने 5 तो ओबीसी ही बना दिए हैं हरियाणा में। तो ये कांग्रेस की राजनीति परमानेंटली खत्म करने, उसका बोरिया बिस्तर बांधने के लिए एक सोची विचारी रणनीति है। 2 दलित बना दिए, कृष्णपाल पंवार और कृष्ण कुमार बेदी। 2 ब्राह्मण जो है मंत्री बना दिए, डॉक्टर अरविंद शर्मा जो रोहतक से एमपी हुआ करते थे, जिन्होंने दीपेंद्र हुड्डा तक को हराया था, इस बार हारे तो गोहाना से उनको टिकट दिया गया, वहां से जीते और मंत्री बन गए। और दूसरे गौरव गौतम जो पलवल से हरा करके आए हैं करण दलाल जैसे कद्दावर नेता को, और 2 जाट को बनाया, एक चौधरी बंसीलाल की पोती किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को, और दूसरा महिपाल ढांडा को। जो जातीय समीकरण साधा है भारतीय जनता पार्टी ने, उसकी चारों तरफ जो राजनीति के जानकार हैं वो भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं, और ये मान करके चल रहे हैं कि इन समीकरणों के चलते और सरकार में जिस तरीके से यूथ को मौका दिया गया है, आगे लाया गया है, क्योंकि कई सीनियर नेता इनके जाटों में अगर बात करें तो चाहे कैप्टन अभिमन्यु हो, चाहे ओम प्रकाश धनखड़ हो, वो इस बार भी नहीं जीत पाए। और क्यों नहीं जीत पाए हैं ये भी बहुत अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। इसके बावजूद के कैप्टन अभिमन्यु तो
70,000 से ज्यादा वोट इस बार भी लेकर के आए हैं, केवल इसलिए कि ये जो जाट बनाम गैर जाट राजनीति कर दी गई हरियाणा की कांग्रेस के द्वारा, ये कांग्रेस को भी भारी पड़ी और भारतीय जनता पार्टी के जो जाट कम्युनिटी के चेहरे थे, कद्दावर नेता थे, उनको भी भारी पड़ी, उनको भी ले डूबी। तो इस बार जो हरियाणा में रणनीति बनाई है, वो तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का परमानेंट इलाज करने और हरियाणा से भी जिस तरह तमिलनाडु से विदा हो गई, केरल से निपट गई, पश्चिम बंगाल से निपट गई, गुजरात से आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश में आप लगातार बस 2018 के 1 सवा साल का वो पीरियड रहा, बाकी तो वहाँ से भी निपटी हुई है, कई राज्यों में। और अब तो कई राज्यों में 2-2 बार की सरकार। तो ऐसा लगता है कि हरियाणा से भी कांग्रेस की विदाई का बंदोबस्त मोदी और शाह की जोड़ी जो है, वो करने में लगी हुई है। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।